हेलो क्लास, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पावर शेयरिंग कि पावर कैसे शेयर की जाती है देश की विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में। तो इसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, जिसमें कि पहला केस जो हमने पढ़ा था श्रीलंका बेल्जियम का था, और फिर दूसरा केस जो हमने पढ़ा था वो श्रीलंका का था। फिर हमने देखा था कि जो बेल्जियम है उसने एक अच्छे तरीके से अपने जो झगड़े हैं उसको सुलझाया बेल्जियम की जनता ने। और फिर अब हमें देखना था श्रीलंका में क्या हुआ। ठीक है, तो ओके, बेल्जियम की जनता ने क्या किया। अकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे हुआ बेल्जियम में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो इक्वल नंबर में होंगे। ये हमने फाइंड आउट किया था कि ऐसा होगा, है ना। फिर क्या होगा, many power of the central government have been given to state government of the two region of the country। स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दे दी, सेंटर से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप अपनी जनता के अकॉर्डिंग रूल बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स में अलग से गवर्नमेंट होगी जिसमें दोबारा से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग और डच स्पीकिंग लोग इक्वल नंबर में होंगे। तो ये उन्होंने एक मॉडल निकाला। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, German speaking, no matter where they live। जो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको भी ये लोग एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद जो तीसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हर कम्युनिटी अपनी अपनी अलग अलग से बना रही है, जैसे डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। तो वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए अलग से गवर्नमेंट भी बना रहे हैं। This government has power regarding cultural, educational and language related issues। इनके पास पावर है कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के लिए। यू माइट फाइंड बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये मॉडल हमको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हर जगह पे कुछ ना कुछ शेयरिंग हो रही है। इट indeed is very complicated even for the people living in Belgium। ये बल्कि हमें सिर्फ लग ही नहीं रहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। एक्चुअली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसकी वजह से वहाँ पर बेल्जियम में झगड़े कम हो रहे हैं, लोग इसको लाइक कर रहे हैं, और ये अरेंजमेंट वहाँ पर काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। इसकी वजह से कंट्री में डिवीजन होने से बच गया कि अगर फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग बोलते कि हमें तो अलग अलग देश बनाना है, जैसे इंडिया में हुआ, कैसे हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बोला कि उन्हें अलग कंट्री चाहिए तो पाकिस्तान बना, राइट। अब ऐसे ही अगर कोई बोल देता कि हम तो इस लैंग्वेज से बिलोंग, जैसे श्रीलंका में हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम तमिल से बिलोंग करते, तमिल कल्चर से बिलोंग करते, तो हमें अलग कंट्री चाहिए। तो बेल्जियम में भी ऐसा ही था कि वो बोलते कि हमें अलग कंट्री चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें सेपरेट पावर दे दी गई, उनको भी इक्वालिटी वाली फीलिंग दे दी गई, इसलिए वो लोग इस अरेंजमेंट में मान गए, क्योंकि इस अरेंजमेंट में उन्हें इक्वल पावर मिल रही है, सबको इक्वल पावर मिल रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, लेकिन पावर सबको इक्वल मिल रही है, इसकी वजह से ये वहाँ पर सक्सेसफुल चल रहा है। They help to avoid civic strife and between the two major community and the division of the country on the linguistic line। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter। जो ब्रसल्स है उसको उसका हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे इस बात को मेंशन करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए ब्रसल्स शांतिपूर्ण नहीं होता, वहाँ पे लड़ाई झगड़े दो कम्युनिटी के बीच में चल रहे होते, तो हम वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट कभी भी बना नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ पे कोई क्यों बनाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट, अगर वो पीसफुल जगह है ही नहीं, वहाँ पे रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होती है।
तो वहाँ पे यूरोप वाले लोग पार्लियामेंट बनाते हैं, लेकिन इसको चूज़ किया गया एज द हेड क्वार्टर। दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे होगा और शांत होगा, जिसकी वजह से उसको चूज़ किया गया एज द डेस्टिनेशन जहाँ पे अच्छे से पार्लियामेंट को बनाया जा सके। What do we learn from these two stories? इन दो स्टोरी से हमें क्या पता चलता है बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से? Both are democracy, yet they dealt with the question of power sharing differently. दोनों ही कंट्रीज ठीक है डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोनों ने ही डेमोक्रेसी जो पावर शेयरिंग है उसको अलग अलग तरीके से डील किया है। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feeling and interest of the communities and region। कि उन्हें समझ आ चुका है कि लोग तभी एक दूसरे के साथ होंगे, तभी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे जब हम उनकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, उनके अलग अलग जो भावनाएं हैं उनकी अपने अपने रिलीजन को लेके, अपनी अपनी भाषा को लेके, अगर हम उनका सम्मान करेंगे तभी लोग एक साथ रह पाएंगे, अदरवाइज वो एक साथ नहीं रहेंगे, फिर वो अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड करेंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इनटू म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। ऐसी रियलाइजेशन कि हमें दूसरों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी वजह से उन्होंने पावर शेयरिंग करी है। श्रीलंका शो अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका हमें बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल दिखाता है। इट शोज अस दैट if majority community wants to force its dominance over the other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में बिल्कुल उल्टा हुआ। उन्होंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दी। उसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ की शांति भंग हो गई। वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी, जो तमिल्स है वो बिल्कुल अलग थलग हो गए। वो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि उन्हें सिन्हला कम्युनिटी के साथ रहना है। वो अभी भी चाहते हैं कि उनके लिए अलग से स्टेट बन जाए, वो अलग से रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल बेल्जियम का है जिन्होंने पावर शेयर करके एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट किया, और एक श्रीलंका का एग्जाम्पल है जिसमें कि एक की फीलिंग को बिल्कुल दबा दिया गया, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं की गई। जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई तो वो लोग अपने लिए अलग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अलग रहना है, उन्हें नहीं रहना, यहाँ पे एक साथ नहीं रहना। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? दस टू सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group। पावर शेयरिंग का पहला तो फायदा क्या है? पहला फायदा ये है, इससे लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। अगर सबके पास पावर होगी थोड़ी थोड़ी तो सारे ही वैल्यूड समझेंगे अपने आप को कि हाँ हमें भी वैल्यू किया जाता है, हमारी भी रिस्पेक्ट है, तो उनके ऊपर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकता या दूसरा उनके ऊपर दादागिरी नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से वो लोग थोड़ा सिक्योर फील करेंगे और इसलिए लड़ाइयाँ कम होंगी। Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इसलिए पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता है जिसके थ्रू स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। क्योंकि हर कम्युनिटी अपने आप को सिक्योर फील करेगी, हर कम्युनिटी अपने आप को वैल्यूड फील करेगी, तो इसलिए वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of nation। जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा दादागिरी करती है तो वो हो सकता है कि छोटे टाइम के लिए, छोटी ड्यूरेशन के लिए ठीक हो, बट वो लंबे टर्म में ठीक नहीं रहती। क्यों?
क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसके ऊपर दादागिरी चलाई जा रही है, वो कम्युनिटी कभी ना कभी तो रिटेलिएट करेगी, वो कम्युनिटी कभी ना कभी तो उलट के जवाब देगी कि हमारे साथ ये बुरा किया जा रहा है, या हमें भी इक्वल पावर चाहिए, या हमें इसे ऐसी कंडीशंस में नहीं रहना है, कि वो ऐसी बात कहेंगे ही कहेंगे, है ना। तो बेटर है कि ऐसे दबाया ना जाए। अगर किसी को दबाया जाएगा तो वो थोड़े टाइम के लिए शायद चुप रह जाए, लेकिन फिर दोबारा से वो चुप नहीं रहेगा, फिर वो रिटेलिएट करेगा कि मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, या मैं क्यों सहूँ, है ना। तो ये चीज़ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब तानाशाही, मेजॉरिटी की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ये इसकी वजह से कंट्रीज़ की डिवीज़न हो सकती है, देश की डिवीज़न हो सकती है। जैसे कि हमने इंडिया के एग्जांपल में देखा कि क्योंकि शायद इंडियन जो हिंदू मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं कर पाई थी एकोमोडेट, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को सिक्योर फील नहीं करवा पाई, इसलिए देश का डिवीज़न हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, है ना। तो देश को एक यूनिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरत है कि हर किसी को वैल्यूड फील करवाया जाए। देयर इज सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है वो बनी ही पावर शेयरिंग के मॉडल पर है। डेमोक्रेसी का मतलब ही पावर शेयरिंग होता है कि हर किसी के पास पावर है। The democratic rule involves sharing of power with the affected by its exercise and who have to live within its effect. जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसमें उसका मतलब ही यही होता है कि पावर शेयर की जाए, सबके साथ पावर शेयर की जाए, और जो भी उस कंट्री में अफेक्ट होने वाले हैं किसी भी डिसीजन से, उनके पास पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे किसके पास पावर है? जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो पावर किसके पास है? सिटीजन्स के पास। सिटीजन ही हर रूल से अफेक्ट होंगे ना, तो सिटीजन को ही पावर दे दी गई है। क्या पावर है उनके पास? उनके पास पावर है उनके वोट की। एक वोट एक वैल्यू है, हर किसी के पास एक वोट है और हर एक वोट की एक वैल्यू है। अब ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन के वोट की वैल्यू 3 है और कोई नॉर्मल इंसान है तो उसके वोट की वैल्यू आधी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमिताभ बच्चन की वोट की वैल्यू भी 1 है और दूसरे के कोई नॉर्मल इंसान है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प है या कुछ भी है, उसके वोट की वैल्यू भी 1 है, तो उनके साथ भी पावर शेयर की गई है। ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास हक है कि वो बता सके कि उन्हें क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। देखो इंडिया में ये कैसे दिखता है, एक तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर हमें अगर उनकी कोई बुरी बात लगती है तो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, जो धरने देते हैं, और जो ये मतलब धरना देते हैं या फिर मोर्चा निकालते हैं कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, या कुछ स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं, तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक लीगल लेजिटिमेट मतलब एक क्रेडिबल गवर्नमेंट तब होती है जब सिटीजन का उसमें पार्टिसिपेशन हो और वो इक्वल फील करते हो कि हाँ हमारी भी सुनी जाती है, तभी उसको हम एक अच्छी सरकार बोल सकते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है सोच समझ के, देखो बेस्ड ऑन प्रूडेंस ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, मतलब एक रैशनल डिसीजन जिसको सोच समझ के लिया गया हो, सोचा समझा रीजन। पहला रीजन कि पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने के लिए सोच समझ के उठाया गया डिसीजन क्या है कि आप पावर शेयर कर दो, तो एक तो प्रूडेंशियल हो गया। दूसरा सेकंड मोरल। मोरालिटी आपको बोलती है कि हर इंसान इक्वल है, तो हर इंसान के पास पावर होनी चाहिए, तो इसलिए हर पावर शेयरिंग करनी हमारा दूसरा मोरालिटी भी है। एक तो प्रूडेंशियल भी है, प्रूडेंशियल मतलब सोच समझ के, आप बिल्कुल ठंडे दिमाग सोच समझ के अगर डिसाइड करो कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दे है तो क्या होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के लिए सबके साथ पावर शेयर करनी चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। और दूसरा मोरालिटी आपको बोलती है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के लिए, मोरली राइट होने के लिए सबके पास पावर होनी चाहिए।
While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. ठीक है, अब है खलील्स डिलेमा. Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in the school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil-speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parent of Annette and Selvi were to approach respective government to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? यहाँ पे दिया गया है एनेट जो है वो स्टडी करती है डच मीडियम स्कूल में इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम. मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट इन हर स्कूल वांट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच. सेल्वी स्टडी इन द स्कूल ऑफ श्रीलंका. All the students in her school are Tamil speaking and they want medium of instruction to be Tamil. If the parent of Annette and Selvi were to approach their government, तो कौन सी वाली गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी? ऑब्वियस है जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो अपनी सिटीजन्स की बात मान रही है, पावर शेयर कर रही है. लेकिन तमिल वाली जो श्रीलंकन वाली गवर्नमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं कर रही है. ये आपको खुद से एक बार रीड करके देखना है कि इसका क्या मतलब है. एनेट की गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होगी या सेल्वी की गवर्नमेंट? ठीक है, ओके. खलील्स डिलेमा. एज यूजुअल, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vital was pillion rider. As usual, Vital started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. एक स्टोरी सुनाई जा रही है, जैसे आपने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी होगी. यहाँ पे थोड़ा विक्रम फॉरवर्ड है जो मोटर बाइक चला रहा है. ठीक है. In this city of Beirut, there lived a man called Khalil. His parents came from different community. His father was Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. There was not so common in the modern this was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. मतलब उसके जो खलील के पेरेंट हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एक फादर जो है वो क्रिश्चियन है, मदर जो है वो मुस्लिम है. सो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी में काफ़ी, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हर टाइप के लोग रहते हैं. तो काफ़ी मतलब कॉमन सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनकॉमन बात हो गई. पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूत. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncle was killed in that war. जो खलील, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे सिविल वॉर भी हो गया जिसमें कि एक खलील के जो अंकल थे वो मारे गए. At the end of the civil war, Lebanon leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. As per these rules, country's president must belong to Maronite sect of Catholic Christian. जो president है वो belong करेगा Christian से. The prime minister should belong to Muslim community और prime minister belong करेगा Muslim community को. The post of deputy prime minister is fixed for Orthodox Christian. Orthodox Christian को मिलेगा deputy prime minister का section and that of speaker. और स्पीकर कौन बनेगा? शिया मुस्लिम बनेंगे स्पीकर. अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन अग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड मुस्लिम अग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया. ये इन्होंने फिर एक दूसरे के साथ किया कि ठीक है, अगर हम हमारी ये सारी बातें मान ली जाती है तो हम जो क्रिश्चियन है वो फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, फ्रांस के साथ मिलना नहीं मांगेंगे, और जो मुस्लिम्स है वो सीरिया के साथ मिलना नहीं मानेंगे. When the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement through, though now the Muslims are in clear majority. दोनों साइड ने इस जो अरेंजमेंट है उसको माना. ठीक है. अब Khalil does not like this system
one bit. He is popular man with political ambition, but under the present system, the top position is out of his reach. He does not practice either his father's or mother's religion and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon cannot have any other normal work like any other normal democracy. देखो अब यहाँ पे खलील का डिलेमा ये है, खलील सोच रहा है कि ना तो वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहता है, ना ही वो मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है, वो मतलब कोई भी धर्म नहीं अपनाना चाहता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों यहाँ पे लेबनान में जो गवर्नमेंट है वो धर्म के नाम पे चल रही है कि शिया को ये मिलेगा, सुन्नी को, मुस्लिम को ये मिलेगा और क्रिश्चियन को ये मिलेगा। ऐसा क्यों है? हर कोई इक्वल क्यों नहीं है? हर कोई इक्वल होता तो जो भी सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा वो जीत जाता। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड हूएवर विन मैक्सिमम वोट बिकम द प्रेसिडेंट। तो वो बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि बस इलेक्शन होने चाहिए, हर कोई इक्वल होना चाहिए और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, फिर जो भी जीत जाएगा, जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो भी जीत जाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उसमें धर्म का तो मतलब है ही नहीं कि वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करना चाहिए या कहाँ से। तो ऐसा क्यों है, ये वो नहीं चाहता है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप every day. Vital wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rule of Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rule followed everywhere as Khalil suggests, or stick to the old rule, or do something else? Vital did not forget to remind Vikram of the basic fact: if you have answer in mind and yet do not speak, your mobile will freeze and so will you. तो अब जो वेताल है वो विक्रम से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेबनान में क्या रेगुलर टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि चल रही थी अभी, जो चल रही है वहाँ पर कि जो जिसमें कि एक कम्युनिटी को, एक मुस्लिम्स को ये दिया गया है, क्रिश्चियंस को कुछ दिया गया है, शिया मुस्लिम्स को कुछ दिया गया है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को कुछ दिया गया है, मतलब एक एक रिलीजन के बेस पे दिया गया है। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि सारे इक्वल होने चाहिए थे और जो भी ज़्यादा कैपेबल होगा वो जीत जाएगा, जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। तो क्या उन्हें इसी रूल के साथ स्टिक करना चाहिए जो अभी वहाँ पे चल रहा है, या जैसा कि खलील बोल रहा है कि वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए और हर किसी को मौका मिलना चाहिए, धर्म वगैरह के नाम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये आपको सजेस्ट करना है कि क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।